कैलिफोर्निया की एक लोकल शॉप में एक हार्डवेयर की दुकान में एक बार चोरी हो जाती है। अब चोरी होने के बाद जो दुकान का मालिक था, जो दुकान का ओनर था, वो सीधा सीधा पुलिस को फोन करता है और बताता है कि मेरी दुकान पे चोरी हो गई है, आप जल्दी से आ जाइए। अब पुलिस वाले मौके पे पहुंचते हैं और मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। और जांच के नाम पे सबसे पहले उस दुकान की जितनी भी सीसीटीवी कैमरे थे उनकी फोटोज को खंगालना शुरू करते हैं। और उन्हीं सीसीटीवी कैमरे की फोटोज को खंगालते हुए उस चोर की पहचान, उस चोर की शिनाख्त पुलिस को हो जाती है। अब मौके पे जो पुलिस थी उस चोर को पकड़ने के लिए, उस चोर को धर दबोचने के लिए उस चोर के घर, जो कि थोड़ी दूर पे स्थित था, उस घर पे जाती है दबिश डालने के लिए। लेकिन जब पुलिस उस घर में दबिश डालने के लिए पहुंचती है तो वहां पे उसे कुछ ऐसा नजारा, कुछ ऐसा मंजर दिखाई देता है जिसे देखने के बाद उन पुलिस वालों की पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल उस आदमी की, उस चोर के घर में लगभग 26 किलो से ज्यादा इंसानों की हड्डियां, अलग अलग इंसानों की हड्डियां बिखेरी पड़ी गई थी। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग दीवारों पे खून के धब्बे लगे हुए थे। अलग 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 जगहों पे मांस के टुकड़े, कहीं इधर, कभी इस कोने में, कहीं उस कोने में मांस के टुकड़े, इंसानी मांस के टुकड़े फेंके गए थे। ये नजारा इतना ज्यादा खौफनाक था, इतना ज्यादा विभत्स था कि इसे देखने के बाद पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूं, इस घटना की वजह से, इस सच्ची कहानी की वजह से पूरा का पूरा अमेरिका, यूएस एक समय के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए दहल सा गया था, सिहर सा गया था। क्योंकि ये घटना इतनी विभत्स, इतनी दर्दनाक, इतनी खौफनाक थी कि जिसने भी इसके बारे में सुना, जिसने भी इसके बारे में पढ़ा, जिसने भी इसके बारे में जाना, उसको अपनी सोच पे, अपनी समझ पे एक बार यकीन करना मुश्किल हो गया था कि कोई इंसान इतना बड़ा दरिंदा, कोई इंसान इतना बड़ा सीरियल किलर कैसे हो सकता है। तो अब सीधा चलते हैं आज की कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही छोटा सा अनुरोध कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप नीचे कर लीजिएगा ताकि कल के वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 29 अक्टूबर 1945, जब वहीं कैलिफोर्निया के एक घर में एक लियोन थॉमस नाम के एक आदमी का जन्म होता है। जन्म के बाद, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी कुछ वीडियोस में, कि जैसे हमारे देश का कल्चर है कि अगर कोई घर में संतान, कोई नन्ही सी जान आती है तो उस घर के परिवार के लोग और ज्यादा जुड़ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे देश का कल्चर है। कहा हमारे देश में माना जाता है कि अगर पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करना है तो एक बच्चा वजूद में होना चाहिए। लेकिन हमारे देश से उलट, जो बाहर विदेश हैं, जो फॉरेन की कंट्रीज हैं, उनमें ये कल्चर बेहद उल्टा है। बच्चा वजूद में आने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो जो पति पत्नी के रिश्ते होते हैं वो बेहद कमजोर हो जाते हैं, बेहद खोखले से हो जाते हैं। और ठीक ऐसा ही कुछ होता है लियोन थॉमस के साथ। जब ये महज 3 साल का था तो इसके मम्मी पापा, जिसके माता पिता थे, इनका तलाक हो जाता है, इनका डाइवोर्स हो जाता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और दोनों इस बच्चे की कस्टडी, जो थॉमस था, इसकी कस्टडी लेने से इनकार कर देते हैं। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। 3 महीने का बच्चा, पिता भी लेने से इनकार कर देता है, माँ भी लेने से इनकार कर देती है। जब इसके पास कोई चारा नहीं बचता इस बच्चे के पास, तो इसकी कस्टडी जो है इसकी दादी, जिसकी ग्रैंड मदर थी, वो ले लेती हैं, ये और इसकी बड़ी बहन के साथ। और वही इसको पालने पोसने लगती हैं। माँ बाप थे नहीं, एक बूढ़ी दादी इसको पाल रही है, ये और इसकी बड़ी बहन को। अब थॉमस धीरे धीरे बड़ा होता है, टीनेजर्स बनता है, टीनेज में जाता है, स्कूल की पढ़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही अपनी टीनेज को प्राप्त करता है, अपनी प्यूबर्टी को हिट करता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, जवान होता है, तो इसकी जो नज़र थी अपनी ही सगी बहन पे गंदी हो जाती है। अपनी ही सगी बहन पे गंदी नज़र डालने लगता है, उसकी कुछ अश्लील फोटोज खींचने लगता है, कभी नहाते वक्त, कभी ऐसे वैसे। और ये दिन भर इसके दिमाग में बस वही अश्लीलताएं, वही गंदी गंदी सोच, वही गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। और इसी गंदे विचार की वजह से, इसी गंदी सोच की वजह से ये एक प्रकार से, इसका पढ़ाई लिखाई और किसी काम में मन नहीं लगता। इसके दिमाग में बस वही गंदगी चल रही होती है। और इसका एक शौक, एक अजीब सा डर कहें या शौक कहें, इसके दिमाग में ये था कि ये चाहे जैसे, इसको कहीं अगर चूहा दिखाई देता, ये जब भी चूहों को देखता, उन्हें मारने के लिए अलग अलग तरीके से, कभी केमिकल डाल के उन्हें जला देता, कभी ट्रैप में फंसा के इलेक्ट्रिक शॉक दे देता, कभी जहर खिला देता। इसे चूहों से एक अजीब सी नफरत थी, या फिर यूं कहें कि ये एक तरह से जान लेने की, मर्डर करने की एक तरह से चूहों पे प्रैक्टिस कर रहा था कि कितने तरीकों से चूहों को मारा जा सकता है। कभी केमिकल डाल के मार देता, कभी इलेक्ट्रिक शॉक देता, कभी जला देता, कभी खाने में जहर देता, कभी पानी में डुबो देता, कभी आग में डायरेक्ट डाल देता, जला देता। और इन्हीं सब वजहों से इसकी जो दादी थी वो भी इससे काफी खफा रहती थी। और उसके बाद इसे बार बार उकसाती थी कि तुम कोई काम धंधा करो, ये सब तुम क्या करते हो, दिन भर चूहों को मारने का ट्रैप तैयार करते हो, चूहों को मारते हो, जहर देते हो।
इन्हीं सब वजहों से, इन्हीं सब कारणों की वजह से जो थॉमस था, ये जब 19 साल का हुआ तो इसने जो मरीन कॉर्प्स थी, अमेरिका की मरीन कॉर्प्स, वहाँ इसने एडमिशन ले लिया और वहाँ अपनी सर्विस देना शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र में सेना में चला जाता है। लेकिन जैसे वहाँ पे ये कुछ दिन रहता है, कुछ टाइम रहता है, तो वहाँ के अफसर नोटिस करते हैं कि ये मेंटली तौर पे सही नहीं है, स्टेबल नहीं है, इसका दिमाग हमेशा इधर उधर में रहता है, ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता। तो उसके बाद वहाँ से इसे छुट्टी दे दी जाती है और ये बताया जाता है कि मेंटली तौर पे किसी डिसऑर्डर से पीड़ित है, ये स्टेबल नहीं है। और 2 साल के अंदर ही इसकी जो मरीन कॉर्प्स की जॉब थी, जो सर्विस थी, जो सेना में भर्ती था, वहां से इसको निकाल दिया जाता है। और उसके बाद ये जब इसे और कुछ नहीं समझ में आता कि अब ये क्या करे, तो एक यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लेता है। और वहां पे पढ़ने के दौरान जब ये पढ़ाई कर रहा होता है तो इसकी एक टीचर को इससे प्यार हो जाता है और दोनों में इतना ज्यादा गहरा प्यार होता है कि इस टीचर जो थी और ये दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी होने के बाद इसने जो इसकी टीचर थी, जो इसकी पत्नी हो गई थी, उसका नाम इसने क्रिकेट रखा। अब काफी सब कुछ सही चल रहा था, इधर दादी भी खुश थी, सब कुछ सही था कि अब तो इसकी शादी हो गई, इसकी लाइफ सुधर जाएगी, सब कुछ सही होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी पत्नी ने, इसकी जो वाइफ थी जिसकी इससे लव मैरिज हुई थी, क्रिकेट ने इसको छोड़ दिया। और छोड़ने के पीछे जो वजह बताई, वहां से भी आप इसकी मस्तिष्क की स्थिति, इसके दिमाग की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी वाइफ क्रिकेट बताती है कि ये अपनी वाइफ के साथ भी पोर्नोग्राफी शूट करना चाहता था और उसे फोर्स करता था कि आप मेरे साथ, तुम मेरे साथ ऐसे अश्लील वीडियोस रिकॉर्ड करो, हम जब भी शारीरिक संबंध बनाएं, आप, हमारा कैमरा ऑन रहेगा, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जो क्रिकेट थी वो काफी परेशान थी और एक दिन परेशान होकर उसने इसे छोड़ के चल दिया और तलाक के लिए अपील कर दिया। अब ये फिर से अकेला हो जाता है, इसे कुछ समझ नहीं आता अब ये क्या करे क्या करे क्या करे। और इसके दिमाग में बस एक ही चीज चलती रहती थी कि बहुत जल्दी न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा और सारे लोग मर जाएंगे। इसलिए इसके दिमाग में एक आइडिया था कि एक ऐसा बंकर बनाएगा जो न्यूक्लियर से प्रूफ हो। अब यहाँ से भी इसके दिमाग की, जो मरीन कॉप्स वालों ने बताया था कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, यहाँ से इस बात की पुष्टि होती है, क्योंकि इसके दिमाग में यही चल रहा था कि बहुत जल्द न्यूक्लियर वार होगा, चारों तरफ तबाही मचेगी, इसलिए मुझे एक बंकर बनाना है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं। और मैं चाहता भी हूं कि जो न्यूक्लियर वार है वो हो जाए। इन्हीं सब सोच के साथ एक दिन इसकी मुलाकात होती है चार्ल्स यंजी, जो कि इसका आने वाले समय में एक बहुत बड़ा क्राइम पार्टनर होने वाला था। और इसी चार्ल्स यंजी की वजह से शायद ये पकड़ा भी गया और इसी चार्ल्स यंजी की वजह से इसे देश विदेश में सभी ने इसकी कहानियों को सुना, इसकी कहानियों को जाना। अब चार्ल्स यंजी की भी कहानी जान लेते हैं। तो चार्ल्स यंजी का जन्म होता है 1960, 25 दिसंबर 1960, एक बहुत ही रईस घर में, बहुत ही अमीर घर में। चार्ल्स के पिता बेहद डिसिप्लिन वाले, शायद किसी आर्मी के ऑफिसर थे, बेहद डिसिप्लिन वाले। और चार्ल्स अगर कोई गलती करता तो चार्ल्स की बहुत बुरी तरीके से पिटाई होती। और इसके पापा इतने ज्यादा डिसिप्लिन, इसके पिता इतने ज्यादा डिसिप्लिन थे कि वो हर चीज एकदम टाइम पे चाहते थे कि चार्ल्स टाइम पे पढ़े, टाइम पे उठे, टाइम पे सोए। लेकिन चार्ल्स जो था वो बेहद ही बदमाश, शुरू से ही बेहद शरारती। इसलिए इसके पिता ने इसको डिसिप्लिन में लाने के लिए मार्शल आर्ट, जो एक तरह की फाइट की कल्चर होता है, उसको सिखाने के लिए इसे भेज दिया ताकि ये मार्शल आर्ट सीखे और थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाए। लेकिन जब ये मार्शल आर्ट सीखने जाता है तो कौन कहे मार्शल आर्ट सीखने को, वहां पे चोरी करना भी सीख जाता है। और इसी चोरी के चलते ये जब 15 साल का ही था, महज 15 साल का, तो इसे जेल भेज दिया गया। पहली बार पुलिस आती है, इसे गिरफ्तार करती है, कहीं चोरी करता रंगे हाथ पकड़ा जाता है, इसे गिरफ्तार करती है, जेल भेज देती है। अब चूंकि ये 15 साल का था, 15 साल में तो अब 18 साल का था नहीं, बालिग था नहीं, तो इसे जेल ना भेज के एक वहां के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है जहाँ पे ऐसे ही बच्चे रहते हैं। अब कौन कहे वहां जाके चार्ल्स को सुधरने की जरूरत थी, वहां जाके वहां पे भी ये चोरी चकारी शुरू कर देता है। अब वहां जो बोर्ड वाले थे वो भी परेशान हो जाते हैं, इसके पिता को बताते हैं कि आपका जो बच्चा है यहाँ भी चोरी कर रहा है। अब इसके पिता को कुछ समझ नहीं आता, उसके बाद इसे ये हांगकांग भेज देते हैं कि शायद वहां जाके सुधर जाए। वहां ये 2 साल रहता है, लेकिन वहां भी जो इसकी गतिविधियां थी वो सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। और अंत में जब इसके पिता हार गए तो इसके पिता ने इसको वहां से बुला लिया। क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो सोचते हैं कि अब शायद मेरे आंखों के सामने रहे तो थोड़ा सा कम बदमाशी करेगा, क्योंकि अब बर्बाद तो हो ही गया, हाथ से निकल गया है। शायद मेरे सामने रहेगा तो मेरे लिहाज में, मेरी रिस्पेक्ट में ये शायद मेरे सामने ऐसे काम न करे। उसके बाद ये 17 साल का जब होता है तो हांगकांग से बुला लिया जाता है। और यहाँ पे आने के बाद भी ये अपने पिता से छुप के अपने पिता के चोरी, इधर उधर ऐसे हाथ पॉकेट मारी करता, चोरी करता। और जब ये 19 साल का हुआ तो एक
सीरियस जुर्म में इसे जेल भेज दिया गया। अच्छा, इससे पहले ही एक बार इसने भी मरीन कॉर्प्स ज्वाइन किया था। मरीन कॉर्प्स 1980 में इसने ज्वाइन किया, 1980 में। लेकिन मरीन कॉर्प्स में जाने के बाद भी इसने अपने साथियों की जो बंदूकें थी उसको चुरा लिया, और इसकी वजह से, इसी चोरी की वजह से जो मरीन कॉर्प्स के अफसर थे उन्होंने इसको 14 साल के लिए जेल भेज दिया। अब सोचिए, यहाँ पे गया था सेवा करने और अपने देश की बंदूकों को चुरा रहा था। लेकिन जब इसे 14 साल की सजा होती है तो 1 साल के अंदर ही, विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर ये जेल से भाग जाता है। और अमेरिका वालों का मानना है कि अगर ये जेल से भागा ना होता, जेल से गायब ना हुआ होता, तो शायद अमेरिका में इतना बड़ा नरसंहार, इतनी बड़ी किलिंग ना हो पाती, और शायद पूरा अमेरिका कुछ महीनों के लिए दहलता नहीं। तो जब ये वहां से भाग जाता है मात्र 14 महीनों में, तब इसकी मुलाकात थॉमस, और थॉमस की मुलाकात इससे होती है, और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि दोनों एक जैसे सूझबूझ के थे। एक क्रिमिनल था, एक चोर था, और एक की निगाह जो थी, नज़र जो थी, बहुत गंदी थी। एक को चोरी करने की आदत थी और एक को दुनिया में न्यूक्लियर वार करना था, तबाही मचानी थी। तो इन दोनों की जो दोस्ती है वो बेहद एकदम क्लोज वाली हो जाती है, बेहद क्लोज, और दोनों एकदम पक्के दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद जो थॉमस था, इसने अपना जो आइडिया था वो चार्ल्स को बताता है कि न्यूक्लियर वार होना है तो मुझे एक बंकर बनाना है। चार्ल्स भी इस बात से एग्री कर जाता, क्योंकि चार्ल्स के दिमाग में कुछ और चल रहा था, और कहता है ठीक है तुम बनाओ, मैं सपोर्ट करूंगा। उसके बाद थॉमस और चार्ल्स मिलकर एक बंकर बनाते हैं अपने ही घर के तहखाने के अंदर। बंकर बनाते हैं, और बंकर बनाने के बाद अब चार्ल्स के दिमाग में एक आइडिया आता है कि चार्ल्स और थॉमस दोनों के दिमाग में कि ये बंकर इतना ज़्यादा सेफ है, किसी को इसके बारे में पता नहीं, तो हम यहाँ पे किडनैपिंग वगैरह करके फिरौती की रकम वसूल सकते हैं। उसके बाद ये अपने आसपास के किसी अपने दोस्त को, जिसके पास ये आसानी से पहुंच सकता था, जो इसके बहलावे फुसलावे में आ सकते थे, ऐसे ही लोगों को ये टारगेट करता है और उन्हें उठाता है, किडनैप करता है, उनके साथ गंदगी करता है, उनके साथ दुराचार करता है, उनका शोषण करता है, और शोषण करने के बाद पैसे वैसे लूटने के बाद उनको मार के इसी बंकर में कहीं दफन कर देता। इसने अपने किसी एक दोस्त को किया। उसके बाद एक बार तो थॉमस का कहा जाता है कि इसने अपने चचेरे भाई, अपने छोटे चचेरे भाई को भी नहीं छोड़ा, उसको भी मारा, उसके साथ गंदगी की, उसके बाद उसे वहीं पे छिपा दिया। अब ऐसा करते 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 इसने लगभग 20 से 25 लोगों को उसी बंकर में उठा के लेके आता, किडनैप करता, फिरौती की रकम वसूलता और मार के फेंक देता। उसके बाद एक दिन चार्ल्स एक शॉप में 2 जून 1985, ये सब बंकर बनने के 3 साल बाद 2 जून 1985 कैलिफोर्निया की लोकल हार्डवेयर शॉप में जाता है और वहां जाके कुछ सामान चोरी कर लेता है। अब चोरी करने के बाद जब ये वापस लौट के आता है और इसे थॉमस को बताता है कि मैंने चोरी कर ली है और देखो मैं कितना सामान लेके आया, तो थॉमस को लगता है कि ये तो इसने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उस समय तक जो दुकान थे उसमें आमतौर पे सीसीटीवी कैमरेज लग चुके थे, सारी दुकानों पे, सारी सड़कों पे, और अमेरिका तो शायद शुरू से ही इतना आगे था, डेवलप था जापान के बाद, तो सारी जगहों पे कैमरे लग चुके थे। और थॉमस को लगता है कि इसने, चार्ल्स ने गलती कर दी, तो चार्ल्स को बोलता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर दी हो, और थॉमस सीधा कार लेके उस दुकान पे जाता है कि अब जो भी हुआ दुकान से एक समझौता कर लें, कॉम्प्रोमाइज कर लें कि आपको जो भी जितने का सामान था मैं पैसे दे दूंगा, आप प्लीज पुलिस वगैरह को कंप्लेन मत कीजिएगा। लेकिन जैसे ही थॉमस पहुंचता है तो उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच चुकी होती है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह चेक कर रही होती, तब तक ये आता है। इसको पता नहीं था कि बगल में जो अफसर खड़े हो पुलिस वाले, ये सीधा सीधा उनसे कहता है कि जो भी चोरी वगैरह हुई उस पर आप मिट्टी डाल दीजिए, उस बात को खत्म कर दीजिए, जितना भी आपका सामान था उसकी कीमत चाहिए तो आप दुगनी कीमत ले लीजिए, लेकिन पुलिस को कंप्लेन मत कीजिएगा, उस मामले को दबा दीजिए। अब पास में जो खड़े पुलिस वाले थे इस बात को सुन लेते, उन्हें लगता है कि ये इंसान ऐसे क्यों कर रहा है कि जितनी कीमत थी, अगर चोरी करके गया तो दोबारा कीमत चलो देने आया, हो सकता है ईमानदार हो, लेकिन दुगनी कीमत, ये पुलिस वालों को थोड़ा समझ में नहीं आता। तो फिर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि अच्छा तुम हो कौन, मतलब आप हैं कौन जो एक चोर के लिए इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो आदमी बताता है कि वो आदमी जो चोर है वो मेरा दोस्त है, उसने गलती से चोरी कर ली और इस बात को ज़्यादा बढ़ाने कोई मतलब है नहीं, और आप बात को ख़त्म कीजिए, जो पैसे हो मैं दे दूंगा। पुलिस वालों को बात थोड़ा समझ में आती है कि चलो ठीक है, हमें भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए कि ये इसका क्या लगता है, पुलिस वाले बोलते हैं कि अच्छा आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दो। अब इतना सुनने के बाद जो थॉमस था उसकी हवा थोड़ी सी खराब हो जाती है। अब पुलिस वाले उसके हाव भाव को पहचान जाते हैं, पहचानने के बाद पुलिस वाले जो हैं उससे थोड़ा सा ज़बरदस्ती कहते हैं, डांट के कहते हैं कि आप जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस हमें दिखाइए।
अब वो शक पकाते हुए अपना जब ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है तो ड्राइविंग लाइसेंस में जो फोटो थी वो थॉमस से मैच नहीं करती। अब पुलिस वालों को फिर शक होता है, अब सख्ती से पूछते हैं बताओ तुम कौन हो, ड्राइविंग लाइसेंस में तो तुम नहीं हो, तो तुम फेक ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी क्यों चला रहे हो। उसके बाद फिर गाड़ी का नंबर मैच किया जाता है चेचिस वगैरह से, तो गाड़ी तो थॉमस के नाम पे, नंबर जो था थॉमस के नाम पे रजिस्टर्ड थी, लेकिन जो चेचिस नंबर था वो गाड़ी का नंबर था, दोनों अलग अलग थे। तो अब पुलिस वाले इस पे भी कि तुम चोरी की गाड़ी चला रहे हो, किसी फर्जी आदमी की ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी चला रहे हो, इन दो गुनाहों पे थॉमस को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। अब थॉमस जैसे ही जेल में जाने लगता है तो उसने अपने कॉलर पे यहाँ पे जो छोटे छोटे कैप्सूल साइनाइड के छुपा के रखे थे, शायद वो इसी दिन के लिए छुपा के रखा था कि अगर मैं कभी पकड़ा जाऊं तो मेरे जो गुनाह है वो मुझसे, मेरे द्वारा बाहर ना आए। क्योंकि उसका ये था कि इन दोनों में इतनी दोस्ती थी कि अगर मैं फंसूं तो मेरा दोस्त ना फंसे, इसलिए जैसे पुलिस उसको जेल भेजती है थॉमस जो कैप्सूल साइनाइड का निकाल के चबा जाता है और 4 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है और अस्पताल में भर्ती रहता है बेहोशी की हालत में, और बेहोशी की हालत में मर जाता है। पुलिस वालों को कोई सुराग, कोई सबूत इस आदमी से, थॉमस से नहीं मिलता। अब बारी थी चार्ल्स की। अब पुलिस को लगता है कि एक आदमी अगर चोरी के जुर्म में गिरफ्तार हुआ है, चोरी की कार के जुर्म में, तो ये साइनाइड क्यों खा लिया, ऐसा कौन सा राज, कौन सी ऐसी मिस्ट्री है। इसे सुलझाने का एक ही तरीका था कि चार्ल्स के घर में जाके दबिश डाली जाए, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे उसी बंकर में रहते थे। तो जब पुलिस दबिश डालने पहुंचती है घर के अंदर तो घर एकदम बेहद अच्छा फ्रेश घर, न कुछ मिलता है, न कोई चोरी का सामान, न कुछ। लेकिन घर के बाहर देखते हैं कि अलग अलग जगहों की रजिस्टर्ड गाड़ियां उस घर के सामने खड़ी हैं। तब उन गाड़ियों की जब डिटेल खंगाली जाती है, उन गाड़ियों के मालिक के बारे में पता किया जाता है, तो सारी गाड़ियों के जो मालिक थे उनकी मिसिंग रिपोर्ट किसी न किसी थाने में किसी न किसी पुलिस कर्मी को दी जा चुकी थी पहले ही। जैसे कोई लीजा नाम की महिला की गाड़ी थी, अब गाड़ी मिल जाती है, लेकिन लीजा की जो मिसिंग रिपोर्ट है वो बहुत पहले ही किसी थाने में लिखाई जा चुकी थी। तो अब पुलिस वालों को लगता है कि जो चोरी की गाड़ियां, इनका जो बिजनेस है शायद यही दोनों कर रहे थे। तब इतना जानने के बाद पुलिस वाले सीधा धड़धड़ा के घर के अंदर घुसते हैं, तो उनके घर के अंदर उन्हें एक तहखाने के पास एक बंकर की एक सड़क, एक रास्ता दिखाई देता है और रास्ता सीधा बंकर में जाता है। अब जैसे ही पुलिस वाले उस बंकर में घुसते हैं तो बंकर का जो अंदर का नजारा था वो पुलिस वालों के हाथ पांव कपाने के लिए काफी था। पुलिस वाले जैसे ही अंदर जाते हैं देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे लगभग 25 किलो से ज्यादा इंसानों की हड्डियां, कहीं खोपड़ी, कहीं हाथ पैर की हड्डियां, कहीं कुछ बिखरी पड़ी थी। चारों तरफ मांस के लोथड़े लटके हुए थे, कहीं खून बह रहा था, कहीं कुछ। उन्हें, पुलिस वालों को समझ नहीं आता कि ये कैसा नजारा, ये कैसे सीन है। अब इतना होने के बाद पुलिस वाले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कमरे में कुछ इंसान बंद थे, कुछ इंसान बंद थे। अब पुलिस वाले उन इंसानों के पास जल्दी से भाग के जाते हैं, उन इंसानों को रिहा करते हैं, खोलते हैं। सारे इंसान बेहद घबराए हुए और देखने में लग रहा था कि इन इंसानों के साथ बहुत ज्यादा गंदा काम किया गया, बहुत कुकृत किया गया, और ज्यादातर उनमें महिलाएं थी, लगभग 20 से 25 इंसान थे उसमें। उसके बाद फिर पुलिस वाले तलाशी लेते हैं तो घर में एक यम ओमेन करके एक सीडी, माफ कीजिएगा 2 सीडियां मिलती हैं। उन सीडियों को पुलिस अपने कब्जे में लेती है, सारी जगहों को सील करती है। उसके बाद इन 25 जो लोग, 20-25 लोग मिले थे, उनसे पूछताछ करती है, उनसे पूछती है बताओ यहाँ पे क्या हुआ था। तो वो आदमी, जो 25 आदमी तो बेहद घबराए हुए थे, पहले पानी वगैरह पीते हैं, उसके बाद जो बताते हैं वो भी इंसानियत को झकझोरने वाला, मानवता को कचोटने वाला था। वो आदमी बताते हैं कि ये दोनों जो चार्ल्स और थॉमस थे, हम जैसे न जाने कितनों को पकड़ के लाते थे, उनके साथ लूटपाट करते थे, उनके साथ गंदगी करते थे, गलत काम करते थे, उसके बाद उनके सर में गोली मार देते थे और लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके आप पीछे दे आएंगे, इस बंकर के पीछे, पुलिस वालों को बताते हैं बंकर के पीछे जाएंगे तो इनका खुद का एक कब्रिस्तान है, इसमें न जाने कितनों को इन्होंने दफना दिया था। फिर वो आदमी बताते हैं कि हमारे सामने ही इन्होंने लगभग 25 से ज्यादा लोगों को तो हमारे सामने ही मारा था, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, उनके साथ हमारे सामने ही गंदगी करते थे और हमारे सामने ही मारते थे। अब पुलिस वाले जब इतना सुनते हैं तो इनकी हवा खराब हो जाती है कि एक इंसान जिसे वो चोरी के जुर्म में, चोरी की गाड़ियों के जुर्म में पकड़ने आए थे और अंदर आते ही ये क्या माजरा है, क्या सीन है। अब पुलिस वाले आनंद फानन में फिर उस जगह पे जाते हैं, अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं, चेक करते हैं, तो उन्हें एक नक्शा मिलता है, एक खजाने का नक्शा। अब उस नक्शे के बिना पे, उस नक्शे की जो उसमें रास्ते दिखाए गए थे उसको फॉलो करते हुए जब थोड़े से आगे जाते हैं तो एक जगह पे वो नक्शा जहाँ खत्म होता है वहां खुदाई करते हैं। तो खुदाई करने के बाद उन्हें वहां से एक टोकरी मिलती है और उस टोकरी में लगभग 25 से ज्यादा लोगों के सामान थे।
किसी के आई कार्ड थे, किसी की अंगूठी थी, किसी का चैन था। उसके बाद पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता अब क्या करें, तो उसके बाद वो सारे सामान को कब्जे में लेते हैं। उसके बाद फॉरेंसिक टीम में भेज देते हैं, पोस्टमार्टम के लिए हड्डियों को भेज देते हैं। बाकी इन लोगों 20-25 लोगों की जो भी मिले थे, इनकी जो बयान है उनको रिकॉर्ड करने लगते हैं। उसके बाद फिर उस जब सीडी को चलाया जाता है, जो सीडी मिली थी उसका भी जो नज़ारा था बेहद खौफनाक था। उस सीडी में जो चार्ल्स था और जो थॉमस था, ये दोनों औरतों से रेप करते हुए दिखाई देते हैं, उनको बुरी तरीके से टॉर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी का हाथ काट रहे हैं, किसी का पैर काट रहे हैं, किसी के सर में गोली मार रहे हैं। तो सीडी का नज़ारा भी बेहद खौफनाक था। उसके बाद जब ये सारा मामला हो जाता है और पता चलता है कि थॉमस तो मर गया, बारी थी चार्ल्स की कि चार्ल्स कहाँ है। तो पता चलता है कि चार्ल्स तो देश छोड़ के भाग चुका है, सॉरी माफ कीजिएगा, कैलिफोर्निया छोड़ के भाग चुका है और भाग गया है वो हांगकांग। और हांगकांग में जाके वो भेष बदल के 2 साल तक रहता है। लेकिन आदमी की जो आदत होती है, आदमी की जो फितरत होती है, वो जाती नहीं। वहां पे रहने के बाद भी वहां पे वो चोरी करता है और किसी एक चोरी में 2 साल बाद वो गिरफ्तार हो जाता है, मतलब 1987 में। अब गिरफ्तार होने के बाद, वहां पे गिरफ्तार होने के बाद जब ये पता चलता है, इसकी फोटो वायरल होती है कि ये इंसान चोरी के केस में पकड़ा गया, तो अमेरिका के जो न्यूज़पेपर वाले थे, न्यूज़ चैनल वाले थे, जो कि आमतौर पे जो बड़े न्यूज़ चैनल होते हैं वो सारे देश की खबरों पर नजर रखते हैं, वो तुरंत इसे पहचान जाते हैं और इसकी खबर जो अमेरिका की पुलिस थी, अमेरिकन पुलिस, उनको दे देते हैं। उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट हांगकांग वालों से बात करती है, उसको इधर बुलाया जाता है अमेरिका और इससे पूछताछ की जाती है। तो सीधा सीधा कह देता है कि किसी भी क्राइम में मेरा हाथ नहीं, मैं तो बस लूटपाट करता था। सारे क्राइम्स में बस थॉमस का हाथ था, वही सारे लोगों को मारता था। अब इतना सुनने के बाद इसको, पुलिस वालों को यकीन नहीं होता। फिर सारे मामलों की जांच फिर से की जाती है, सारी चीज़ों को स्टेबलिश किया जाता है और अलग अलग मामलों में जो इसका नाम आता है, किसने ऑन द रिकॉर्ड 18 लोगों को इसने खुद मारा था। उसमें से कईयों की शिनाख्त भी नहीं हो पाई, शिनाख्त सिर्फ और सिर्फ 11 लोगों की होती है। तो इसे 11 मर्डर के जुर्म में फांसी की सजा अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन सरकार द्वारा सुना दी जाती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी अमेरिका के सबसे बड़े सीरियल किलर, जिसकी वजह से इस घटना को बोन यार्ड केस के नाम से भी जाना जाता है। और इस घटना की वजह से, इस कहानी की वजह से, इस कृत्य की वजह से एक बार पूरा का पूरा अमेरिका सिहर उठा था, दहल उठा था कि कोई आदमी, एक तो सीरियल किलर, ऊपर से इतना टॉर्चर करके मारता है और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अपने घर के अपने सगे संबंधियों को मारता है। तो अपने आप में ये घटना बेहद विभत्स थी, बेहद चौंकाने वाली, बेहद हैरान करने वाली, मानवता को झकझोर देने वाली। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, लेकिन कहानी को खत्म करूं इससे पहले आपसे वही छोटा सा अनुरोध कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक उन्नाव के द्विवेदी जी है, नाम तो मैं भूल गया, आपका सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, आपका जो कमेंट है मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है। और यूसुफ खान जी हैं, उन्होंने एक बहुत प्यारा कमेंट किया था, बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया था। और 1-2 लोग हैं जो मेरी गलतियों को बताते हैं, नाम तो मैं लिखना भूल गया। तो आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप अगर गलतियों को मेरे सुधारते हैं, बताते हैं, तो अगले दिन मैं उससे बेहतर करने की और कोशिश करता हूँ। तो आप सभी लोगों का जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार आपका मिल रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है, आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।